फ्रांस के उत्तरी विभाग में स्थित ये छोटा सा गांव बिल्कुल दूसरे गांवों की तरह है। यहाँ पर भी एक स्कूल है, चर्च है और कुछ हजार से 1,500 लोगों की आबादी। पर इस गांव में एक ऐसी चीज है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। इस गांव के बाहर एक छोटा सा स्मारक है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों की याद में बनाया गया, वो भी भारतीय सैनिकों के लिए। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आपको ऐसे कई स्मारक मिल जाएंगे जो कि 15 लाख भारतीय सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देते हैं। यदि उस समय के कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुल सैनिकों की संख्या को मिला भी दिया जाए तो भारतीय सैनिकों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा थी। इन सैनिकों ने कई विषम परिस्थितियों में बर्फीले मौसम और अक्सर पुराने हथियारों से लैस होकर कई तरह की शारीरिक प्रताड़नाओं को झेला, और वो भी ये सब एक ऐसे देश के लिए जो कि उनका अपना था ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारत के उन सैनिकों की। बात साल 1914 की है। बड़ा युद्ध होने को है और यहाँ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन भी अपनी चरम सीमा पर है। बाल गंगाधर तिलक की अगुवाई में राष्ट्रवादी पार्टी ने अंग्रेजों से मांग की कि कम से कम भारत को प्रभुत्वता अर्थात डोमिनियन देश का दर्जा मिले। डोमिनियन का मतलब अर्ध स्वतंत्र देश होता है, मतलब भारत ब्रिटिश राज के अंतर्गत शासन करता। दूसरी तरफ ब्रिटिश एक विश्व युद्ध के कगार पर थे। उन्हें तुरंत ज्यादा से ज्यादा हथियार, गोला बारूद और बेहद ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी। इसलिए वे समझौता करने का फैसला करते हैं। वे भारतीय राष्ट्रवादियों से कहते हैं कि वे उनके प्रभुत्व होने का दर्जा देने पर विचार करेंगे यदि वे तहे दिल से युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करें, और राष्ट्रवादी इस चीज पर सहमत हो गए। उन्होंने सोचा कि युद्ध के दौरान उनकी वफादारी से ब्रिटिश खुश हो जाएंगे और इससे उन्हें बातचीत में मदद मिलेगी। इन सब की सहमति के बाद ब्रिटिशों के लिए अगला काम एक ऐसी भारतीय सेना को शामिल करना था जो कि अंतिम सांस तक उनके लिए लड़े और ब्रिटिश राज के लिए निष्ठावान बनी रहे। इसलिए अंग्रेजों ने एक ऐसे समुदाय को शामिल करने की सोची जो उनके हिसाब से एक फौजी वर्ग के थे। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के किसान योद्धा वर्ग, खासकर पंजाब। देखा जाए तो भारत से युद्ध के लिए जाने वाले सैनिकों में आधे से ज्यादा सैनिक पंजाब के थे। ये सैनिक ज्यादातर गांवों में रहने वाले गरीब हिंदू, मुसलमान और सिख थे। लेकिन अंग्रेज उनकी वफादारी पर कैसे भरोसा करते? ये गांव के गरीब, अनपढ़ और पिछड़े नौजवान ऐसे युद्ध के लिए क्यों लड़ते जिससे उनका कुछ लेना देना ही नहीं था? आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का अपना एक अलग तरीका था। उस समय आर्मी में भर्ती होने का एक विज्ञापन आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि ये रुपए, राइफल और वर्दी कौन लेना चाहेगा, और उसके नीचे दिए गए उत्तर में लिखा हुआ था वो जो आर्मी ज्वाइन करेगा। एक रिसर्च पेपर के अनुसार युद्ध में शामिल हुए भारतीय सैनिकों के लिए अंग्रेजों ने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें बराबर खाना, तनख्वाह और घर जाने की छुट्टी मिलती रहे, और यदि कोई सोल्जर जख्मी या शहीद हो जाए तो उनके परिवार को बराबर पेंशन मिले। इसके अलावा सैनिकों ने पारिवारिक परंपराओं, फैमिली प्रेशर और फौजी होने की इज्जत और मेडल्स पाने की चाहत में बाहर देश में जाकर युद्ध लड़ा। उनके युद्ध लड़ने के तरीके में आप उनका पैशन और डेडिकेशन देख सकते हैं। हालांकि उन्हें जल्दबाजी में बहुत ही कम तैयारियों के साथ युद्ध में उतारा गया, पर वे बेहद बहादुरी से लड़े। जब युद्ध शुरू हुआ तब तक ब्रिटिश अपने लोगों को भर्ती करके उन्हें सेना का अभ्यास दे रहे थे। उस समय भारतीय जवान ही थे जिन्होंने आगे बढ़ती हुई जर्मन सेना को फ्रांस में रोका था। 100 से ज्यादा भारतीय सैनिक न्यू चैपल के युद्ध में मारे गए थे। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर आज स्मारक बना हुआ है। पर भारतीय सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान हाइफा के युद्ध में देखने को मिला। हाइफा जो कि अब इजराइल का हिस्सा है, उन्होंने तुर्की साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा जो कि जर्मन्स के समर्थक थे, और ब्रिटिश साम्राज्य का बचाव किया जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। कहा जाता है इस युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य का अंत हो गया और फिर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, लीबिया और इजराइल अलग हो गए। सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, भारतीय सैनिकों को अपने सिपाहियों के बीच भी लड़ना पड़ता था। भारतीय सैनिकों को कभी भी वो सम्मान और इज्जत नहीं मिली। भारतीय सैनिकों के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे युवा सैनिक के नीचे जूनियर बनाया जाता था। जब युद्ध खत्म होने की कगार पर था तब चोटिल और जख्मी सिपाही ये सोचकर वापस आए कि उन्हें हीरो की तरह सम्मान दिया जाएगा, पर वो भी नहीं हुआ।
सन 1919 में ब्रिटिश राज की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि उनका जो भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ समझौता हुआ है उसे बरकरार रखें। उल्टा ब्रिटिशों ने निर्दयी रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसके तहत वे मौजूदा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के नजरबंद करने लगे और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी जांच के गिरफ्तार कर लेते। जब लोगों ने उनके इस एक्ट का विरोध किया तो उन पर क्रूरता बरपाई गई। आप सभी को जलियांवाला बाग हत्याकांड तो याद ही होगा, जहां पर सैकड़ों शांत और निहत्थे लोगों की भीड़ पर सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की। ब्रिटिशों ने भारतीय राष्ट्रवादियों के विश्वास को पूरी तरह झकझोर दिया। भारतीय राष्ट्रवादियों को महसूस हुआ कि देश के पास इन सैनिकों को धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं है। वे बस यूं ही विदेश गए ताकि वे अपने विदेशी मालिकों की सेवा कर सके। उनके साथ वहां पर जो कुछ भी हुआ, चोट, सदमा या फिर मौत, वो सब एक व्यावसायिक खेल का हिस्सा था। उनका संघर्ष और कष्ट इतिहास के पायदानों तक ही सीमित रह गया और उन्हें जो कुछ भी स्मरण मिला वो पूरे विश्व में ब्रिटिशों और यूरोपीय द्वारा बनाए गए स्मारक के रूप में मिला, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी। तो क्या इन सैनिकों की जीवनी बस यहीं तक सीमित है? हमें उन्हें सिर्फ उनके मेडल्स और पदक के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत और शौर्य गाथा के लिए भी याद करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।